हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ सेक्शन 17 से लेके 30 तक। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पे। तो सेक्शन 17 में है सरकार, जिसमें सरकार केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का घोतक है। इसमें दोनों जो सरकारें होती हैं, जो केंद्र की और राज्य की, वो दोनों आती हैं। आईपीसी की धारा 18 हमें बताती है कि भारत क्या है। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, ये डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 1 से लेके 16 तक डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ से 17 से लेके 30 तक डिफाइन कर रही हूँ। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पे जैसे कि आईपीसी की धारा 18 भारत, जो कि यहाँ पे अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा भारत का राज्य क्षेत्र जहाँ भी अभिप्रेत रहेगा वो सेक्शन 18 के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो भाजपा सरकार है, इन्होंने ये कानून हटा दिया गया है। और इसके बाद हम आते हैं आईपीसी की धारा 19, जिसमें न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है या निहित किया गया है। वह व्यक्ति जो पद रूप से न्यायाधीश अभिनिहित है, वो धारा 19 के अंतर्गत आता है। आईपीसी की धारा 20 क्या है? न्यायालय। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे वह अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त करता है, इस पे न्यायित किया गया है। ये बहुत ही सरल और बहुत ही ऐसे शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें जो लॉ के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज में एंड हाई डेफिनेशन करके दे देते हैं, जो कि समझ में नहीं आता है। यहाँ मैं इनको बहुत ही छोटे स्तर पे करके लेके आई हूँ। आगे बढ़ते हुए चलिए चलते हैं सेक्शन 21 पे। अब आईपीसी की धारा 21 क्या है? लोक सेवक। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का घोतक है जो निम्न स्थानों में आते हैं। पहला है उसमें भारत की सेना, प्रत्येक न्यायाधीश या जरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। जूरी सदस्य, यहाँ पे आई एम सॉरी, जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य, इन सभी में न्यायहित होगा। अब इसके बाद हम आते हैं, इसमें और भी हैं तीन और हैं, रिपोर्टर, सरकार और प्रत्येक अफसर। ये सभी सेक्शन 21 के अंतर्गत आते हैं। अब आईपीसी की धारा 22 क्या है? जंगम संपत्ति। संपत्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ हम जंगम संपत्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जंगम संपत्ति के अंतर्गत वह सभी तरह की संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वह चीजें जो भू शब्द हो या भू शब्द किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती है। अब भू जो चल संपत्ति होती है या अचल संपत्ति, जंगम संपत्ति को और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, जो चलायमान हो वो चल संपत्ति है, और जो भू शब्द यानी भूमि से संबंधित हो, यानी कि अचल संपत्ति, वो जंगम संपत्ति में नहीं आती है। यहाँ पे और भी मैं सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आईपीसी की धारा 22। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको सेक्शन 23 डिफाइन करने वाली हूँ आईपीसी के अंतर्गत, जिसे कहते हैं सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। अब सदोष अभिलाभ क्या होता है? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा जो संपत्ति का अभिलाभ है, अभिलाभ है, उसका वैध रूप से हकदार जो होगा वो अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो, सेक्शन 23 के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 23 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं आगे। आईपीसी की धारा 24 यानी कि 24 क्या है? बेईमानी से। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 24 अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, ए बी के साथ बेईमानी करना चाहता है, तो यहाँ पे सदोष अभिलाभ कारित करता है वो।
और उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचती है, इसके बाद ये माना जाएगा कि ए ने बी के साथ बेईमानी की है और वो सेक्शन 24 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 25 पर जाने से पहले अगर मेरा चैनल आपको बेनिफिशियल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। इसके बाद हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 25 के बारे में। कपट पूर्वक क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है तो यह कहा जाता है कि यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पे कपट ये यहाँ पे साबित होना चाहिए सेक्शन 25 के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 25 भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से जो भी डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ किसी भी किताब में नहीं दिया रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल का नाम है लीगल एडवाइज़र पल्लवी पाठक। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरीके से अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं या किसी भी अदर टॉपिक पे चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख कर बता दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बताऊंगी। आइए बात करते हैं सेक्शन 26। आईपीसी की धारा 2626 क्या है? विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है तब यह कहा जाता है कि जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। वहाँ विश्वास करने का कारण हो सकता है कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आपको विश्वास में रख के साइन कराया जाए या फिर कोई भी जंगम या स्थिर या अस्थिर संपत्ति किसी और के नाम पे करवा दी जाए या अपने नाम पे करवा दी जाए तो वो धारा 26 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। और यहाँ पे विश्वास करने का कारण पर्याप्त हेतु का होना चाहिए, जो भी धावक होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 26 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर चाहें तो इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को आईपीसी की धारा 27 डिफाइन करने वाली हूँ। अब आईपीसी की धारा 27 में है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति है वो क्या होती है? तो जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ही रहेगी। यहाँ पत्नी, लिपिक और सेवक इन तीनों चीज को आपको याद रखना होगा धारा 27 के अंतर्गत, क्योंकि जब आप एज एन प्रैक्टिशनर रहेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से देखी जाती है कि किस सेक्शन में क्या चीज़ दी गई है। आईपीसी की धारा 28 यानी कि 28 क्या होता है? कूटकरण। कूटकरण जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा अप्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। कूटकरण। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसकी भी डेफिनेशन पॉज करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कूटकरण के बाद आईपीसी की धारा 29 यानी कि 29 डिफाइन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी महिला, अगर उसके साथ बलात्कार हुआ है या उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है तो मैं उसका फ्री में केस लड़ती हूँ, चाहे वो किसी भी शहर या प्रांत की हो। आईपीसी की धारा 29 क्या होता है? दस्तावेज। दस्तावेजों के संबंध में वर्णन यहाँ पर दिया गया है। आईपीसी की धारा 30 में है मूल्यवान प्रतिभूति उन दस्तावेजों का घोतक है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित या विस्तृत किए गए हों। आप चाहे तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप किसी भी तरीके की लीगल जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको 17 से लेके 30 तक जितने भी सेक्शंस हैं भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे इस दिए हुए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। वो नंबर है 7007425695। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।
धन्यवाद।